जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस, जैसे हिंदी में राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। और यह क्लास 12th के बच्चों के लिए है, जिसमें आज आपको चैप्टर 3 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और इस वीडियो में आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन विथ नोट्स अच्छी तरह से आपको समझाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। तो वीडियो बहुत ही लंबा भी हो सकता है और बहुत शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू से लेके अंत तक जरूर बने रहिएगा। और ये जो नोट्स तैयार किया गया है वो सारा का सारा आपको एनसीईआरटी बुक पे आधारित है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक खरीद लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप नहीं खरीद पाते हैं तो आप क्या कीजिए, ये जितने भी आगे आप जो देख रहे हैं नोट्स जो देख रहे बनाया हुआ है, उसे आप क्या कीजिए अपने कॉपी में नोट करते हुए चले। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्जाम नजदीक रहेगा तो आप उसे याद कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस जो है ना, वो सेम टू सेम सीरियल की तरह है। अगर अगर आप सीरियल देखे होंगे कभी, तो सीरियल में क्या होता है, अगर हम एक देख रहे हैं फिर 10 देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वही अगर एक देखते हैं, दो देखते हैं, तीन देखते हैं, चार देखते हैं, तो सीरियल अच्छा से समझ में आता है। उसी तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस है। तो चैप्टर 1 पहले देख लीजिए, 2 भी देख लीजिए, अब आप चैप्टर 3 देखिए, जिसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना होगा, उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको जाके सर्च करना है सेल्फ स्टडी विथ कुंदन कुमार, सर्च कीजिएगा। उसका भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं टेलीग्राम का, वहां से आप दे सकते हैं। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है और वहां पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, तो वहां पर आप टेस्ट दे पाएंगे। टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा, कोई पैसा वगैरह नहीं लिया जाता है। वहीं अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आपको सारा नोट्स वगैरह मिल जाएगा, चैप्टर वाइज नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, एमबीवीआई, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ये सारा चीज मटेरियल आपको मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको हाल फिलहाल में अभी 200 रुपया ही फीस है, आने वाले समय में इसका फीस बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम जो है उसका अर्थ पहले हम समझते हैं, ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम? समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो ये जो वर्चस्व है, वर्चस्व का अर्थ क्या होता है कि अपनी मनमानी, क्या होती है? अपनी मनमानी। ऐसा मनमानी कि पूरे देश पे या अपने परिवार में, देखिए जैसे एक एग्जांपल आप समझिए, ये परिवार पूरा हो गया, इसमें एक बड़ा भाई होता है, पापा होते हैं, मम्मी होते हैं, छोटा भाई होता है, एक भाभी भी होती है, या जे भी हो, वो पूरा परिवार के सदस्य है। लेकिन इसमें किसका हुकूमत ज्यादा चलता है? तो आपके मतलब आपके पापा का हुकूमत चलता है। तो इसी तरह से अमेरिका जो है ना, एक तरह से वर्चस्व का परिचय बन गया। और ये क्या क्या पूरे देश में मतलब कह सकते हैं वो हुकूमत वगैरह करने लगे। तो इन्हीं के बारे में आपको अच्छा से समझना है, जिसमें पहले वीडियो में हम आपको जैसे चैप्टर 1 देखे होंगे तो वहां पर आपको बताया गया था सिद्ध युद्ध के बारे में। फिर दूसरा चैप्टर में जो था क्या था? दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब कि यूएसए और यूएसएसआर का जो विभाजन हुआ था, मतलब टुकड़ा हो गया था एक तरह से कह सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। और आज का जो क्लास है वो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये जो अमेरिका देख रहे हैं, इसका जो वर्चस्व बढ़ने लगा, मतलब नहीं कहते कि अपने प्रति अपना एकदम अहंकार हो जाता है, तो उस तरह से इसका वर्चस्व बढ़ने लगा। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इतना अच्छा परिचय दिए हैं, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको जो बोले हैं अभी वो अच्छा लगा होगा तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तब वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरह से समझाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कह रहा है कि हमने पिछले अध्याय में देखा था कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। अभी जस्ट हम आपको पहले बताए हुए थे कि यूएसए और एक था यूएसएसआर। ये आपको कौन सा चैप्टर 1 में पढ़े थे और चैप्टर 2 में भी पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जब इसका विभाजन हो गया, मतलब कि ये टूट गया पूरी तरह से, तो बचा कौन? यूएसए। और ये क्या हुआ, सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा, मतलब कि नहीं कह सकते कि इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। और दुनिया में कोई इसका टक्कर का प्रतिद्वंदी न रहा। और ये पूरी दुनिया में जो हो गया, यहाँ पर भारत हो गया, चीन हो गया, जो भी अदर जो देश है, वो सब क्या हुआ, इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। इतना शक्तिशाली ये हो गया था। कौन? अमेरिका। इसी घटना के बाद एक ध्रुवीय
विश्व का दौर कहा जाता है, मतलब कि इसी के जो समय कहा जाता है कौन सा, एक ध्रुवीय, मतलब कि एक ही का शासन हो, इसमें पूरा देश का शासन न हो। ठीक है, आगे बात करते हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से समझा रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अमेरिकी प्रभुत्व की प्राकृतिक विस्तार और सीमाओं को समझेंगे, खाड़ी युद्ध से लेकर इराक में हमले तथा अमेरिकी वर्चस्व के बारे में इस अध्याय में अच्छे तरह से हम समझेंगे। मतलब कि इसमें कहा जा रहा है कि खाड़ी युद्ध जो हुआ है इसके बारे में, इराक पे जो हमला हुआ था इसके बारे में समझेंगे, और अमेरिका का जो वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता गया इसके बारे में आपको डिटेल में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपका जो है क्लास स्टार्ट होता है। ये आपका जो था समकालीन विश्व में अमेरिकी परिचय परिचय था, जो कि आपका चैप्टर का परिचय था। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये कह सकते हैं VBI पॉइंट मिलेगा, ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, और उसी से ऑब्जेक्टिव से ही आप सब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले कहा जा रहा है कि अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। अब देखिए, कोई भी देश अगर खूब शक्तिशाली है, या कह सकते हैं वो बहुत ही ताकतवर है, तो वो क्या करता है, अपना नियम लागू कर देता है। जैसे मान लीजिए अगर आप राजा रहेंगे, ठीक है, तो क्या आप जनता के नियम को बात मानेंगे? कहेंगे ना शर्म का है बात मानेंगे, उसका तो थोड़ा सा नियम मान सकते हैं, लेकिन मेरा जो नियम होगा हम वो लागू करेंगे, जो मेरा मन होगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जो था अमेरिका भी था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करा है कि अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई थी। अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991 में, जब सोवियत संघ गायब हो गया। गायब मतलब क्या होता है? विघटन हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि ये बुरी तरह से टूट गया है। क्या कह सकते हैं? बुरी तरह से टूट गया, एकदम बिखराव हो गया। जैसे ये एक तरह से ये अति है, ठीक है, रोटी है, और इसका 15 टुकड़ाओं में बट गया, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, क्या है? 15 टुकड़ा में। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा हो गया होगा। ठीक है, कितना कितना बचा होगा। तो उसी के समय से इसका क्या हुआ, विस्तार भी चालू होगा। किसका? अमेरिका का। राइट, आगे चलते हैं। ये प्रश्न कभी पूछा भी गया है, इतिहास में अमेरिकी वर्चस्व 1991 तक सीमित नहीं है। मतलब कि इतिहास में कहा जा रहा है ये जो अमेरिका का वर्चस्व 1991 तक सीमित नहीं था, उससे ज्यादा भी गया है। ठीक है, अमेरिका 1991 से ही अपना वर्चस्व ताकत दिखाना शुरू कर दिया। और जब एक बात फिर से याद रखिएगा, मान लीजिए पूरे दुनिया में दो ही देश एकदम ताकतवर है, एक है यूएसए और एक है यूएसएसआर। ठीक है, और ये अगर समाप्त हो जाता है तो बचा कौन? ये बचा। तो ये देश क्या चाहेगा कि हम अपना वर्चस्व पूरे दुनिया पर दिखाएं, हमसे ताकतवर कोई नहीं हो, ये सोचेगा। कौन? यूएसए। और ये सोचा भी और अपना वर्चस्व भी दिखाना क्या किया? शुरू कर दिया। ठीक है, आगे पॉइंट में देखिए क्या करा कि 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा कर लिया। देखिए अब क्या कर रहा है, ये जो 1990 देख रहे हैं उसमें क्या किया था, अब थोड़ा सा बता रहे हैं। इसमें जो किया था, ये इराक देख रहे हैं, इराक, उन्होंने क्या किया, कुवैत पर हमला कर दिया। मतलब कुवैत जो जगह है, देश है, उस पे क्या किया, हमला कर दिया और उसे क्या किया, हड़प लिया अवैध रूप से। कोई कारण नहीं, कुछ नहीं, युद्ध का संकेत वगैरह कुछ नहीं किया, और इस पे हमला करके कुवैत पर, और उसे क्या किया, हड़प लिया और अपने में मिला लिया। लेकिन आगे बाद में देखिएगा तो और अच्छा होता है। कुवैत को मुक्त कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बल प्रयोग की अनुमति दे दी। मतलब कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो देख रहे हैं, ये जो यूएसएसआर जो देखे हैं, वो क्या किए, कुवैत को मुक्त कराने के लिए, मतलब कि जो इराक के कब्जे में था उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने बल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। नहीं समझते कि सैनिक हो गया, मिसाइल वगैरह हो गया, इसका शुरुआत कर दी। आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, यहाँ तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में देख लिए, अब यहाँ पर जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। ये जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, कह सकते हैं 1990 के समय, जॉर्ज बुश थे। कौन थे? जॉर्ज बुश थे। ठीक है, याद रखिएगा। और उन्होंने क्या किया, नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा जा रहा है कि 34 देशों और 6,60,000, कितना? 34 देश। आप सोच सकते हैं, एक देश दो देश नहीं, 34 देश। अब आप कहिएगा सर 34 देश बोलने में आसान लग रहा है, अगर सोचिएगा तो बहुत बड़ा होता है। अगर भारत और चीन को ही सिर्फ मिला देते हैं तो बहुत हो जा रहा है, और यहाँ पर तो 34 देश है। राइट, यहाँ पर राज्य नहीं बोला है, ये याद रखिएगा, 34 देश। कितने सैनिक थे? 6,60,000 सैनिकों को इराक के विरोध खोल दिया गया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। देखिए ये क्या किया, मतलब कि जैसे इराक जो था एक बेहुदा एक तरह से कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, इराक के जो राजा वजा हो गए, उन्होंने क्या किया, कुवैत पर,
कुवैत पर क्या किया, वो हमला कर दिया और कुवैत को अपने में मिला लिया। लेकिन क्या किया, ये संयुक्त राज्य संघ हो गया और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने 34 देश और 6,60,000 सैनिकों को इराक पर हमला के लिए बोल दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चले। यहाँ पर क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस अभियान को ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म कहा है। अगर अभी आपके पूछा जा सकता है कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाता है। ये कौन बोले थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभियान के पता चलता है। ठीक है, तो ये भी आपके पॉइंट है। यहाँ पर जो है इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन थे, मतलब कि उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो सद्दाम हुसैन थे। वेरी वेरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, ये वाला आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, तो जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चले प्यारे, समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, 2 पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अगर ना चाहे तो आप याद भी नहीं कर सकते, आपकी इच्छा है। ठीक है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था। क्या हुआ पूछेगा कि प्रथम खाड़ी युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1990 में। 1990 या 91 रहेगा, फिर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी पूछता है कि इराक के राष्ट्रपति कौन थे, तो सद्दाम हुसैन थे। कौन थे, सद्दाम हुसैन थे। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस युद्ध में अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। अब देखिए, स्मार्ट जैसे स्मार्ट क्लास कहते हैं, उसी तरह से स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। किस समय, 1990 के समय। आप सोच सकते हैं उस समय अमेरिका कितना विकसित था। ठीक है, इसे कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है, साथ ही साथ वीडियो गेम वार के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो गेम वार के मतलब समझते हैं, जैसे फ्री फायर आज के जो जमाना में खेलते हैं, तो नहीं कहते इनिमी डाउन, ये तो शायद पबजी में बोला जाता है, राइट। तो वीडियो गेम के जैसा ये गेम खिलाया था, मतलब युद्ध किया गया था, राइट। और इस स्मार्ट बमों के बारे में तो आप जानते ही है कि जैसे डिजिटलाइज के द्वारा ही इसको उड़ा दिया जाता था, इस तरह से ये युद्ध किए थे। ठीक है, आगे पॉइंट में देखते क्या करा कि इस युद्ध में अमेरिका ने मुनाफा कमाया। अब देखिए, अमेरिका कोई भी काम करता है तो मुनाफा कमाने के लिए ही करता है, और चीन भी, दोनों का इतना बेहुदा वाला हरकत कर सकते हैं। और ये अपने सही बात है, अपना मनमानी रखना चाहिए, दूसरे से क्या लेना देना। जिस चीज में प्रॉफिट नहीं वो चीज करना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह कह कि इस युद्ध में अमेरिका ने मुनाफा कमाया। जितनी रकम खर्च किया, मतलब कह सकते हैं अगर 5 करोड़ रुपया अगर खर्च किया था, तो उससे कहीं ज्यादा जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देश से मिली थी। मतलब कि जैसे ये जो देश सब जो है, जैसे जर्मनी हो गया, जापान हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब देश उनको दिए थे। किसको, अमेरिका को, जब ये युद्ध हुआ था उस समय। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा है कि क्लिंटन का दौर, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या करा है कि विलियम जेफरसन प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गया। मतलब कहा जा रहा है कि ये जो प्रथम खाड़ी युद्ध में हुआ था और ये युद्ध जीत गए थे। क्या करें, जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो अभी देखे थे, यहाँ देखिए जॉर्ज बुश जो अभी देखे, सॉरी अभी दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चले गया। हाँ, यहाँ देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति कौन थे, जॉर्ज बुश थे। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कलर चेंज कर ले, यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए जॉर्ज बुश दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। इसके जीतने के बाद भी क्या हुआ, वो क्लिंटन से हार गए। क्या हुए, राष्ट्रपति के पद क्लिंटन से हार गए, और राष्ट्रपति क्या हुए, बन गए वे क्लिंटन। ठीक है, अब देखिए क्या करा कि बिल क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपनाया। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा राष्ट्रपति बने और 8 साल तक पद पर रहे। मतलब कहा जा रहा है कि 1992 में तो वो राष्ट्रपति बने ही, फिर उसके बाद 1996 में भी बन गए। कब बने थे, 1996 में भी बन गए। तो फिर कितने साल तक रहे थे, 8 साल तक रहे हुए थे। ठीक है, थोड़ा सा कॉल आ रहा है, वेट। चलिए अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा कि ये दोबारा 8 साल के लिए रहे थे। अब यहाँ पर ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि युगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए 1999 में करवाई गई। अगर आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1999 में कौन सा युद्ध हुआ था, तो अगर आपको पता है तो ये कमेंट करके बताइए। और ये पॉलिटिकल साइंस का ही सवाल है, क्या है, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का ही सवाल है, तो जरूर आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मुझे पता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें कोई खास नहीं है, अगर यही था पूछना था। अब देखिए यहाँ पर क्या करें कि अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने युगोस्लावियाई क्षेत्र पर
2 महीने तक बमबारी की, सारा आरोप अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया। अब देखिए क्या हुआ, ये जो नाटो जो देख रहे हैं ना, इसमें कितने देश थे? 30 देश थे, जो कि चैप्टर 1 या 2 में हम आपको समझाए हुए थे, ठीक है। ये क्या करते थे, अगर भारत जैसे मान लीजिए नाटो भारत का सदस्य है, ठीक है, नाटो जो देख रहे हैं इसका सदस्य भारत है, ठीक है, और पाकिस्तान नहीं है। क्या है? पाकिस्तान नहीं है। और पाकिस्तान अगर भारत पर अटैक करता है तो ये भारत मिल के, जितने भी 30 देश है और भारत भी मिल के पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। उसी तरह से ये कहा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर यही करा कि अमेरिकन नेतृत्व जो कि नाटो ने किया था, नाटो की स्थापना अमेरिका ने किया था, और ये देशों ने योगे सलाबिया उसके सदस्य थे, किसके? नाटो के क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। मतलब कि नाटो के जितने भी देश थे वो सारा का सारा युगोस्लाविया पर क्या करने लगे? हमला करने लगे, सॉरी, हम हमला करने लगे। और ये कितने दिनों तक? 2 महीना तक लगातार चला। कौन सा? बमबारी। आप सोच सकते हैं बहुत बड़ा भयंकर अति ये हुआ था, ठीक है। और ये सारा का सारा आरोप किस पे लगा दिया था? अल कायदा के जिम्मेदार ठहरा दिया गया था, राइट। देखिए, ऑपरेशन इन फ्रंट रीच का आदेश राष्ट्रपति क्लिंटन ने दिया था, इस जो है इसका दिया हुआ था, ठीक है। ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ा सा आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। 9/11 क्या है? व्हाट इज 9/11? तो इसमें कह रहा है कि विमानों जैसे 11 सितंबर 2001 के अरब देशों ने 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर जो शब्द जो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है ये समझिए, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 11 सितंबर 2001 का जो दिन था, उसमें अरब देशों के 19 अपहरणकर्ता, जिसे आतंकवाद भी बोल सकते, ठीक है, आतंकवादी जो बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया? उड़ान जैसे जो एरोप्लेन होता है उसको क्या किया? हाईजैक कर लिया, मतलब कि उसको अपने कब्जा में कर लिया। और कुछ ही देर क्या कहते हैं, फ्लाईओवर होने के बाद, और 4 अमेरिकी व्यवसायी विमानों को क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, अपने अंडर में कर लिया। और ये नहीं होता है कि जब विमान जो चलाता है, करता है, उड़ाता है, उसे हाईजैक मत कर, उसके कनपट्टी पे गन गन उन डाल के जो कहेगा वही मानना पड़ेगा। तो ये इस तरह से किया गया था। ये दिन कब था? तो 11 सितंबर 2001 का था, ठीक है। दो विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए। मतलब कि जो 2 विमान थे, मतलब टोटल तो 4 विमान को कब्जे कर लिए थे, जिसमें 2 विमान जो थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या किया? गिरा दिया, उस टावर से एकदम अति गिरवा दिया, तो उससे कुछ ज्यादा अति नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन तीसरा विमान जॉर्जिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय था। ये जो पेंटागन देख रहे हैं ना, ये अमेरिका का रक्षा विभाग था। क्या था? यहाँ पर रक्षा विभाग के बारे में चुनौती नहीं कह सकते हैं। और चौथे विमान कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन पेंसिल्वेनिया के खेत में गिर गया, ठीक है। तो ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ज्यादा खासकर जो है ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था? ये जो विमान जो देख रहे हैं उनको क्या किया गया था? एक ऐसा जगह पर गिरा दिया जो कि पूरे इतिहास में लिखा गया है। ये 2001 का दिन जो है ना, अमेरिका के लिए सबसे खराब दिन माना जाता है। क्यों? क्योंकि आतंकवादियों ने इस पे बम गिरा दिया था, जहां पर लाखों की संख्या में मारे गए थे। इस हमले को 9/11 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 9/11 कहा जाता है। इस हमले में लगभग 3,000, क्या है, 3,000 व्यक्ति मारे गए थे। आप सोच सकते हैं 3,000 व्यक्ति की संख्या कितनी है, ठीक है। यह अमेरिका के लिए सबसे घातक का दिन था, या कह सकते हैं यह अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब दिन कह सकते हैं था, ठीक है। अमेरिका 1976 में देश बना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी याद रखिएगा कि अमेरिका कब देश बना। तो ये बना था 1976 में, राइट। कब यहाँ बना था? 1976 में, याद रखिएगा। अब देखिए, आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध, मतलब कि जो है अमेरिका के 3,000 जब आदमी मर गए तो अमेरिका तो बौखला गया। आप कोई भी सोचिए, भारत के ही अंदर में आकर कोई देश और उसे मार के बम गिरा उड़ा कर चला जाएगा, तो क्या भारत बौखलाएगा कि नहीं बौखलाएगा? तो बोलिएगा सर बहुत बड़ा बौखलाएगा, और वो भी कुछ ना कुछ उसका विरुद्ध का लेगा बदला। तो उसी तरह आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध किया, युद्ध बहुत बड़ा युद्ध हुआ, ठीक है। कहा कि अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध भयंकर कार्रवाई की, मतलब कि जितने आतंकवादी से अफगानिस्तान हो गया और भी जो अरब हो गया, ये सब जो देश है, उस समय क्या किया? सबसे बड़ा विरोध करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है।
आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ये प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है कि आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने कौन से युद्ध चलाई, तो ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम चलाई थी। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9/11 का शक अल कायदा और अफगानिस्तान तालिबान शासकों को बनाया। मतलब कि ये जो 9/11 का जो युद्ध हुआ, मतलब कि इसमें जो मारे गए थे अमेरिका के जितने भी लोग, इसका जो सारा का सारा जो शक जो लगा दिया गया था अल कायदा, जो कि आप देखे थे पहले वाले में भी, और अफगानिस्तान जो कि यही बगल का ही है, तालिबान, इन सब के ऊपर डाल दिया कि इन्होंने ही ऐसा किया है। ठीक है, तो यहां तक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। आगे भी आपके लिए रहेगा। इराक पर आक्रमण, क्या किया? अटैक ऑन द इराक करा कि अमेरिका ने इराक पर 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से हमला किया। मत कह दे, देखिए अमेरिका का जब 3000 सैनिक जब मारा गया, इसके कारण ये क्या करने लगे, किसी भी देश को नहीं छोड़ रहे थे। सबसे पहले ये याद रखिएगा। और उन्होंने क्या किया, 19 मार्च 2003 को, कब? 19 मार्च 2003 को एक युद्ध चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अमेरिका के तरफ से 40 से अधिक देश शामिल थे। मतलब कि अमेरिका के तरफ से कितने देश शामिल थे, तो 40 प्लस देश क्या थे, शामिल थे। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा देश ये भी है। इराक में अमेरिका के खिलाफ, इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह भड़क उठा। मतलब कि इराक में भी अमेरिका के विरोध। अरे भाई देखिए, आप किसी भी देश के प्रति अगर आप वो देश खराबी नहीं किया है, जैसे मान लीजिए भारत ही है, और भारत कोई कुछ नहीं किया है, और भारत में बेगर मतलब के आप वहां पे जाके गोली बंदूक मार रहे हैं, तो क्या ये भारत भड़केगा कि नहीं भड़केगा? बहुत बड़ा भड़केगा। तो उसी तरह से जो अमेरिका देख रहे हैं, अमेरिका जो क्या है, वो इराक पे हमला कर दिया, लेकिन इराक का कोई गलती था ही नहीं। राइट, अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए, जबकि इराक के सैनिक ही ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए, लगभग 5000। अब देखिए, अमेरिका का जो सैनिक था वो 3000 मारे गए थे, लेकिन ये जो इराक देख रहे हैं, इसके सैनिक जो है 5000 मारे गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, वर्चस्व का अर्थ क्या होता है? वर्चस्व का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, आम आदमी की तरह हर समूह भी ताकत पाना और कायम रखना चाहता है। राजनीतिक शक्ति के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। अब देखिए, वर्चस्व का अर्थ क्या होता है? तो वर्चस्व का अर्थ एक ही सीधा सा मतलब निकाल सकते हैं कि ये जो आदमी है, ये मासूम है, नादान है, या कुछ भी है। ठीक है, और ये इतना वर्चस्व अपना, इतना शक्तिशाली बनना चाहता है कि इसका मुकाबला कोई नहीं कर सके। ये अमेरिका चाहता था, और ये हुआ भी ऐसा ही। ठीक है, वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ का परिणाम। तो हेगेमनी के पहले अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तेल से है। अमेरिका सही समय पर अचूक और आघात वार करने की क्षमता रखता था। ये जो अमेरिका जो देख रहे हैं, वो क्या करते थे, सही समय पर, एकदम निश्चित जो समय आता था, उस समय क्या करते थे, वो अचूक वार, नहीं होता कि एकदम भोग दिए, छुरे भोग दिए, तो उस तरह से वार करता था, आघात वार, वो सबसे बेकार। ठीक है, ये सब वर्चस्व सैन्य शक्ति के अर्थ का परिणाम है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अमेरिका कुल 12 ताकतवर देशों से अधिक खर्चा अपनी सैन्य क्षमता के लिए करता था। मतलब कि जो है ना, अमेरिका जो है वो 12 ताकतवर देशों से अधिक, मतलब कि एक अमेरिका और 12 देश मिलकर एक सैन्य क्षमता का अधिक करता था। ठीक है, याद रखिएगा। साम्राज्यवादी शक्तियों ने सैन्य बल का प्रयोग महज 4 लक्ष्य जीतने, अवरोध करने, दंड देने और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए किया। ठीक है, ये साम्राज्यवादी का, ये ज्यादा खासकर पूंजीवादी था अमेरिका। राइट, अब ज्यादा खासकर नहीं बचा हुआ है, थोड़ा सा और बचा हुआ है समथिंग। हाँ, थोड़ा सा और बचा हुआ है, जस्ट आप कुछ देर में आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पर देखिए, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या करा है, देखिए कि वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ का परिणाम करे, तो स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण है। मतलब कि कह रहा है कि स्वच्छ वायु, जैसे जो एकदम फ्रेश कर सकते हैं, जो हम सांस लेते हैं वो, और सड़क जो है एकदम एकदम साफ रहना चाहिए। तो ये क्या है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण है समुद्री व्यापार मार्ग। ठीक है, जैसे में ले सकते हैं आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे डब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है, अगर आप कंप्यूटर क्लास किए होंगे तो वहां पर बताया गया होगा। ठीक है,
का आभासी संसार साकार हो गया, जगत जोड़ता जाल हिंदी। इसका जो डब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होता है, जो सॉरी हिंदी अर्थ जो होता है, जगत जोड़ता जाल है। क्या है? जगत जोड़ता जाल है। ठीक है। इंटरनेट अमेरिका सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। मतलब कि जो इंटरनेट के बारे में देख रहे हैं तो ये 1950 में थी। आज भी अमेरिका का अधिक उपग्रह है। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि इंटरनेट का जो सबसे ज्यादा है तो अमेरिका को ही माना जाता है। विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 21% हिस्सेदारी है। कहा जा रहा है कि विश्व की अर्थव्यवस्था वृद्धि करने में तो सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है 21% अमेरिका का भी हिस्सेदारी है। ठीक है। यहाँ पर जो सुने होंगे एमबीए जो होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिग्री एक प्रकार के एमबीए क्या है? एक प्रकार के डिग्री है। तो ये आप याद रख सकते हैं, ये अमेरिका के द्वारा ही खोला गया था। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाइट्रन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ये याद रख सकते हैं, बिजनेस स्कूल के नाम से जो खोला गया था 1981 में किया गया था। ठीक है। एमबीए की शुरुआत पाठ्यक्रम 1990 में तथा अमेरिका से बाहर एमबीए के पाठ्यक्रम की शुरुआत 1950 में हुई थी। ठीक है। देखिए क्या हुआ था, ये जो एमबीए देख रहे हैं इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1881 में, लेकिन वो पूर्ण रूप से जो चालू किया गया था वो 1900 में किया गया था। ठीक है। तो लेकिन बाहर जैसे अमेरिका के बाद जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, ये सब में कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि अमेरिकी वर्चस्व तथा संस्कृति का परिणाम क्या है? अमेरिकी वर्चस्व तथा संस्कृति का परिणाम क्या है? तो इसका उत्तर देखिएगा बढ़िया तरह से। यहाँ वर्चस्व का आशय सामाजिक, राजनीतिक, खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा से है। वर्चस्व का अर्थ हम आपको एक ही शब्दों में बोले हैं कि ऐसा देश या ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को क्या चाहता है? सबसे शक्तिशाली समझता हो, और वो अपने आप में शक्तिशाली होता है तभी वह वर्चस्व कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। ठीक है। सोवियत संघ के युवा नीली जींस आजादी का प्रतीक मानते थे। वीवीआई पॉइंट इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि सोवियत संघ के युवा नीली जींस किसका प्रतीक मानते थे? आजादी का, लड़ाई का, युद्ध का? ये आपको बताना होगा कि आजादी का मानते थे। ठीक है। आगे देखिए क्या करें कि सोवियत संघ की पूरी पीढ़ी के लिए नीली जींस एक अच्छे जीवन के प्रतीक बन गई। अरे भाई, नीला जो होता है ना, कह सकते हैं हरा और नीला एक तरह से कंबाइंड कीजिएगा तो एक ही बात हो सकता है। तो हरा जो होता है जीवन में वो बहुत ही अच्छा होता है। लाल जो होता है वो खतरे का निशानी होता है। अगर आपने ट्रेन के पटरी में देखे होंगे तो वहां पर जो सिग्नल वगैरह दिया जाता है तो रेड रहता है कि यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते। जब हरा बत्ती आता है तब आप उसका मतलब समझ सकते हैं कि बाहर जा सकते हैं। उसी तरह से जो है सोवियत संघ के युवा भी थे। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अमेरिका में सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल है। मतलब सांस्कृतिक समझते हैं, जैसे नीली जींस हो गया या किसी तरह का कोई चीज कल्चर हो गया, इस तरह से ला के क्या करते थे? जीत डायरेक्ट कर पाते थे। ठीक है। अब ये आपका लास्ट है, भारत और अमेरिका का संबंध। भारत और अमेरिका का क्या संबंध था? ज्यादा संबंध उसका नहीं था, क्योंकि अमेरिका जो है ना भारत को बहुत बार तंग किया हुआ था। आपको पता है ना, एक बार जो मिसाइल वगैरह जो युद्ध वगैरह हुआ था ये बांग्लादेश के बीच में, तो उसके विरुद्ध जब उस समय रूस साथ दिया हुआ था बहुत ज्यादा, राइट। चलिए, शीतयुद्ध के वर्षों में भारत अमेरिका गुट के विरुद्ध खड़ा था। मतलब कह रहा है कि शीतयुद्ध के जब समय था तब वर्ष में भारत अमेरिका के गुट के विरुद्ध था। मतलब कि जो गुट बनाया हुआ था अमेरिका, उसमें शामिल नहीं होना चाहता था। कौन? भारत। लेकिन भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी। मतलब कि ये जो करीबी दोस्ती कर सकती है, बेहतरीन से बेहतरीन दोस्ती जो थी किसके साथ थी? सोवियत संघ के थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत मित्र विहीन हो गया। मतलब कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत क्या हुआ? मित्र विहीन हो गया। जब सोवियत संघ का टूट गया, बिखराव हो गया बढ़िया से, तो ये भारत क्या हो गया? मित्र विहीन हो गया। मतलब इसका मित्र नहीं था, वो खराब हो गया। भारत और अमेरिका के संबंध के निम्नलिखित कारण थे। जैसे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत की कुल निर्यात 65% अमेरिका को जाता है। मतलब कि कह सकते हैं ये 65% जो लोग हैं 100% में वो भारत के 65% समझ सकते हैं। बाइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल है। मतलब 35% मूल कर्मचारी जो होता है, जो हेल्पर वगैरह होता है, चपरासी कर सकते हैं, वो भारत के ही है। ठीक है। आगे देखिए क्या करा कि 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। 3 लाख
तो देखिए भारत में क्या है उतना फैसिलिटी नहीं है, उसीलिए लोग क्या करते हैं अमेरिका चले जाते हैं और वहां पर अच्छा से अच्छा उसे मिलते हैं, राइट। अब कह रहा है कि उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्लास आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको बताना है कि वर्चस्व से हम कैसे निपट सकते हैं, या उससे हम कैसे लड़ सकते हैं, या हम उस तरफ से कैसे बचाव कर सकते हैं, इसके बारे में आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। वैसे अगर पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप चैप्टर वाइज नोट्स, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, 300 एमसीक्यू मिलेगा। सब्जेक्टिव की बात करें तो 100 से लेके 150 एमसीक्यू मिलेगा। प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, ऑफिशियल मॉडल पेपर, लाइव क्लास, ये सारा चीज आपको फ्यूचर इसी में मिलेगा अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे या इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल आपको 200 रुपया फीस है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे पेमेंट करके भी स्क्रीनशॉट भेजिएगा तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा चैप्टर वाइज जो होता है टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट है, पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप पूरा का पूरा टेस्ट दे सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा सबसे पहले वो कमेंट करके बताइएगा। अब हम मिलते हैं सब्जेक्टिव में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।